नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में हंगामे के बीच कृषि बिल पास हो गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मुहर लग चुकी है। विपक्ष के विरोध के बाद हंगामे के बीच राज्यसभा में अब कृषि बिल पास हो गया है। कृषि बिल को ध्वनि मत से पारित कराने का विरोध भी किया गया। कई सांसद धरने पर बैठ गए हैं। कृषि बिल पास होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब विकास का नया इतिहास लिखा जाएगा। तो तमाम विरोधों के बावजूद जो कृषि बिल आज आपको बता दें कि राज्यसभा में पास हो चुका है। खूब विरोध हुआ विपक्ष की तरफ से, यहां तक कि विरोध इस हद तक पहुंच गया कि जो यहां पर रूल बुक है वो भी फाड़ दी गई। लेकिन इसी बीच इतने हंगामे के बीच भी अब मुहर लग चुकी है कृषि बिल पर। तो कृषि सुधार बिल जो कि आज राज्यसभा में पेश किया गया वो पास हो चुका है। हालांकि बीजेपी के लिए एक बड़ी ये चुनौती रही, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को यहां जीत हासिल हुई और ये बिल पास करा लिया गया है। तो राज्यसभा में हंगामे के बीच कृषि बिल पास हो चुका है, जिसके बाद कई सांसद धरने पर बैठ गए हैं। कृषि बिल पास होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि अब विकास का नया इतिहास लिखा जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी रही यहां पर अकाली दल भी इस बिल के विरोध में थी। और इतना ही नहीं, हरसिमरत कौर जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी इस बिल को पास कराने में सफल साबित हुई। तो बिल पेश के दौरान क्या कुछ हुआ? कृषि बिल पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। वेल में पहुंचे आप सांसद हाय हाय की नारेबाजी की। उपसभापति से बिल से जुड़े कागज छीनने की कोशिश की गई। रूल बुक फाड़ी, माइक तोड़ा। आप और आम आदमी पार्टी ने इसको काला कानून बताया। तो राज्यसभा में जेडीयू का किसान बिल को समर्थन मिला। विपक्ष के हंगामे के बीच मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब भी दिया और एमएसपी का विधेयक से लेना देना नहीं, कृषि मंत्री ने ये बातें कही। कृषि बिल पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। तो बता दें कि वेल में सांसद पहुंचे और हाय हाय की नारेबाजी की। उपसभापति से बिल से जुड़े कागज छीनने की कोशिश की गई। रूल बुक फाड़ी गई, माइक तोड़ा गया और आम आदमी पार्टी ने इसको काला कानून भी बताया। और वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जिन्होंने ये बात कही कि एमएसपी का विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि इस बिल को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था विपक्षी दलों की तरफ से, विरोधियों की तरफ से, कि एमएसपी जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उस पर फर्क पड़ेगा। और अगर उस पर फर्क पड़ेगा तो होगा ये कि किसानों के लिए ये बिल सही नहीं है। यानी कि जो बात की जा रही है कि किसानों की आय दोगुनी होगी, बढ़ेगी, वो आय नहीं बढ़ेगी बल्कि कम होगी। यानी कि किसान के लिए यह बिल अच्छा नहीं है। हालांकि लगातार इस पूरे ही बात पर बीजेपी कह रही है कि इस विधेयक का एमएसपी से किसी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। प्रस्ताव उन्होंने सभा समक्ष में रखा है। आप कुछ बोलना चाहे थे? यू वांट टू से समथिंग? माननीय सभापति जी, ये जो दोनों बिल लोकसभा से पारित अहमद पटेल जी, प्लीज। सरकार सत्ता में आई है, प्लीज। सिर्फ 2 या 3 चीज जानती है और उसमें माहिर है। प्लीज। नंबर 1, पैकेजिंग करना, मार्केटिंग करना और मीडिया को मैनेज करना। और पैकेजिंग इस तरह करते हैं जैसे लगता है कि ये इंसान को जिंदा करने के लिए, जीवित करने के लिए है, लेकिन उसमें जहर होता है। बंद लिफाफे को सजा के यूं भेजा उसने कि है जहर, पर लगे कि जिंदा कर जाएगा। सिर्फ मैं एक ही मुद्दे तक मैं सीमित रहूंगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने हमारे मैनिफेस्टो के बारे में जो बात की है, काफी टाइम लगाया उन्होंने, दिन रात एक की। और ऐसे तो लिखने पढ़ने में थोड़ा सा कम ये लोग जानते हैं, लेकिन पहली बार मैनिफेस्टो में दिन और रात एक करके मैनिफेस्टो से कुछ चीज निकाली और
अपने जो मैनिफेस्टो या अध्यादेश है उसके साथ तुलना करने की कोशिश की। हमारा मैनिफेस्टो, जैसे एग्जाम्पल दूंगा, है घोड़ा, लेकिन ये गधे के साथ उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है, उन्होंने कम से कम हमारे मैनिफेस्टो को अध्ययन करने की कोशिश की है। देश में हमारी 50% आबादी और 70 करोड़ लोग खेती से जुड़े। पूरा देश जब लॉकडाउन में घर में बैठा था, तब हमारे किसान थे जो खेती में खून पसीना बहा रहे थे, और इसलिए हम आज अनाज खा रहे हैं। सरकार बार बार ये कहते आई है कि किसानों की इनकम डबल करेंगे, लेकिन आज जो बिल आप ला रहे हैं, जिसमें आपने कहा कि ये किसान के हित में है, क्या आप देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि ये जो बिल है, 3 बिल है एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बिल, ये मंजूर होने के बाद हमारे किसानों की इनकम सचमुच डबल हो जाएगी और एक भी किसान इस देश में आत्महत्या नहीं करेगा, उनके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे? आप अगर इस देश को, किसानों को इस बारे में आश्वस्त करते हैं तो मुझे लगता है ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज देखता हूं मैं, पंजाब हरियाणा के किसान सड़क पर आए। अगर ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात है तो किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? किसानों पर लाठी क्यों चल रही है? और दूसरी बात है, अगर ये बिल किसान विरोधी है तो पूरे देश में विरोध क्यों नहीं हो रहा है? उसका मतलब है कि ये बिल के बारे में भ्रम है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है। कृषि बिल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा ये किसानों के लिए नई क्रांति है, नई आजादी है। एमएसपी और सहकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी, ये सिर्फ अफवाह है। तो क्या अकाली दल के मंत्री ने एक अफवाह पर भरोसा रखकर कैबिनेट से इस्तीफा दिया? मैं इस सरकार के लिए चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। आज आपने इस कानून के जरिए किसानों के साथ विश्वासघात और धोखा करने का काम किया है। आप एक योजना लेकर आए हैं जिससे आगे चलकर सारी कृषि क्षेत्र को अब पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं मान्यवर, और ये किसानों के लिए एक काला कानून है जो ये सरकार लेकर आ रही है। और आपकी बात पर यकीन कैसे किया जाए, आपने तो किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा भी बताना बंद कर दिया है। आज किसान जो देश भर में आत्महत्याएं कर रहे हैं मान्यवर, उसका कोई आंकड़ा आपको नहीं मिल सकता। आपने हमेशा राज्यों के अधिकार को छीनने का काम किया। आप जीएसटी लेकर आए, बड़े बड़े वादे किए, आज राज्यों को आप उनका टैक्स का शेयर नहीं देते। आप मोटर व्हीकल एक्ट लेके आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आप डैम सेफ्टी एक्ट लेकर आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि इस वक्त लखनऊ से आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को लेकर बैठक की है। अपने आवास पर सीएम योगी ने यह बैठक की है। कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल ठीक करने को कहा है। इस बैठक में प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी बैठक में शामिल हुए। संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। तो बता दें आपको, उपचुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। 8 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास में बैठक की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी शामिल हुए हैं। वहीं प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल ठीक करने के लिए भी उन्होंने कहा है। तो पूरी तरीके से ये देखा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर जो बैठक की गई है, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से काम किया जाएगा, क्या प्लानिंग होगी, इस पर चर्चा हुई है, बात हुई है। तो ये बैठक हुई है सीएम आवास में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी शामिल थे। तो संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री भी बैठक में शामिल हुए, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रणनीति तैयार होने को लेकर भी इस बैठक में बातचीत की गई।
तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों को लेकर सीएम आवास पर यह बैठक की है। कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रशासनिक अड़चनें जो आती हैं उनको दूर करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। रणनीति बनाने को लेकर इस बैठक में बातचीत की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि ये जो 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं इसमें से 7 सीट तो ऐसी हैं जिस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि आपको बता दें कि बीजेपी का कब्जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो 8 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं इसमें क्या बीजेपी दोबारा से काबिज हो पाती है, यानी कि 8 की 8 सीटें अपने नाम कर पाती है या फिर नहीं कर पाती। जिसमें 8 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी शासित सीटें थी, वहीं एक सीट जो थी वो सपा की थी। लेकिन अब ये 8 सीट जो कि रिक्त है जिन पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ नीलेश चौहान जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव। नीलेश, ये बैठक हुई है उपचुनावों को लेकर सीएम आवास पर, क्या कुछ उसमें चर्चा हुई है, क्या मुद्दे रहे हैं, जानकारी दीजिए जरा। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने का काम कर रहा है। वो उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि जो 6 महीने का समय अभी उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरा है, जो पूरा कह सकते हैं कि कोरोना काल रहा है, जिसमें विपक्ष ने तमाम तरीके के आरोप सरकार पर लगाए हैं। आज मुख्यमंत्री ने चुनाव की गंभीरता को लेते हुए एक बैठक की है। बैठक में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र सिंह वो बैठक में शामिल रहे। उसके अलावा जिन जिलों में ये चुनाव होने हैं उपचुनाव, वहां के प्रभारी मंत्रियों को भी बैठक में बुलाया गया है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री के निर्देश है कि जिन जिलों में ये चुनाव होने हैं वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ एक बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जाए, ताकि जो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा विजय मिलती रही है, वो इसका जो रिकॉर्ड रहा है वो बरकरार रहे। हालांकि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ इन 8 चुनाव की सीटों पर अपना दखल दिखाएगा। चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में उतारे। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष इस समय उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, हर एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता है, चाहे वो कोरोना की समय में चिकित्सीय उपकरणों खरीदने का मामला हो या फिर जिन जिलों में बाढ़ है उनका मामला हो। तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी दल है वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से राज्यसभा में इस समय संजय सिंह के तेवर है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में घुसपैठ और बढ़ गई है। उसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सांकेतिक निर्देश दिए हैं कि जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर किस तरीके से उनके प्रत्याशियों को उतारा जाए, ताकि जो सरकार के प्रत्याशी उनको टक्कर दे सके और उनको हरा सके। तो बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने की एक और जहां विपक्षी दल चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। नीलेश, और एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये 8 सीटें जिन पर उपचुनाव होने हैं इसमें से 7 सीटें तो ऐसी ही रही हैं जिस पर बीजेपी काबिज थी, एक सीट सपा की थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी के सामने ये है कि दोबारा से वो इन सभी सीटों पर काबिज हो सकती है। और वहीं आज की 8 सीटों पर जो ये उपचुनाव होने हैं उसके बाद ये भी तय हो जाएगा कि आखिर जनता का रुख किस तरफ है। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी संभव है। जिस तरीके से चुनावों के सर्वे होते हैं, लेकिन एक दिन में एक रात में उत्तर प्रदेश की राजनीति का पलड़ा किधर भारी हो जाए ये तय पाना बड़ा मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश सरकार के सामने बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि एक देश और दुनिया एक समय कोरोना से जूझ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, जिसके कारण तमाम जगहों को समय समय पर बंद करना पड़ता है, लॉकडाउन रहा है। और उसके अलावा विपक्षी दल हैं जो लगातार सरकार को घेर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करते हों। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके भी तमाम ऑडियो वायरल हुए जिसमें उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। तो ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने विधायकों को, कैसे अपने मंत्रियों को जिन जिलों में उपचुनाव होने हैं वहां पर भेजें, और जो उनके स्थानीय कार्यकर्ता हैं जिनके दम पर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उनको फिर से एक बार संगठन बिल्कुल। तभी नीलेश, ये बात भी है कि प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने की बात इस बैठक में कही गई है। शायद यही वजह है, क्योंकि ये शिकायतें आ रही थी कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद नीलेश। तो बता दें आपको कि संबंधित जिलों के प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों को लेकर ये बैठक की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए हैं। फिर कौशाम्बी से बड़ी खबर है, जहां पर गंगा नहाने गई 6 लड़कियां डूब गई हैं। गंगा नदी में
डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई है। स्थानीय गोताखोरों ने 3 लड़कियों को बचा लिया है। एक ही परिवार की है मृतक तीनों लड़कियां। सीएम योगी ने घटना पर व्यक्त किया है दुख और परिवारों को सहायता पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गंगा नहाने गई 6 लड़कियां नदी में डूब गई, जिसमें से 3 लड़कियों को बचा लिया गया और 3 लड़कियों की मौत हो गई है। कौशाम्बी से खबर है, जहां गंगा नहाने गई थी 6 लड़कियां जो कि गंगा नदी में डूबी और जिनमें से 3 लड़कियों को गोताखोरों ने बचा लिया। हालांकि 3 लड़कियों की मौत हो गई है और वो तीनों लड़कियां ही जिनकी मौत हुई हैं वो एक ही परिवार से हैं। सीएम योगी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और परिवारों को सहायता पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो गंगा नदी में नहाने गई थी 6 लड़कियां, जिनमें से 3 लड़कियां डूब गई और 3 लड़कियों को गोताखोरों ने बचा लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और परिवार को सहायता पहुंचाने के निर्देश भी अपनी तरफ से दिए हैं। तो ये दुर्घटना हुई है, गंगा नदी में नहाने गई थी 6 लड़कियां, जिनमें से 3 लड़कियां डूबकर उनकी मौत हो गई है। हालांकि 3 लड़कियों को बचा लिया गया है। गोताखोरों ने 3 लड़कियों को बचा लिया, 3 लड़कियों की मौत हो गई। 3 जो लड़कियां जिनकी मौत हुई है वो तीनों ही लड़कियां एक ही परिवार से हैं, एक ही परिवार से आपको बता दें कि रिश्ता रखती हैं। वहीं इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायता करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो एक ही परिवार की मृतक तीनों लड़कियां हैं जिनकी मौत गंगा नदी में डूबने की वजह से हो गई है। मिली कि थानापुरा मुफ्ती क्षेत्र में एक कुरई घाट पड़ता है, वहाँ पे कुछ महिलाएं गंगा नदी में नहाने के लिए गई थी, जहाँ 3 महिलाएं उनमें से डूब गई। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे और गोताखोरों की मदद से उनको निकलवाया गया। उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया। बॉडी को निकलवाकर आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। शांति व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव इटावा पहुंचे हैं, जहां साइकिल संदेश यात्रा लेकर निकले बेरोजगार युवाओं का उत्साहवर्धन उन्होंने किया। शिवपाल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने प्रदेश में बेरोजगार युवाओं और कोरोना महामारी में स्वास्थ्य विभाग में जमकर चल रही अवैध वसूली और कमीशन खोरी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की आड़ में सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में जमकर कमीशन खोरी और रिश्वत खोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की सरकार आने के बाद से अभी तक पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब बेरोजगारी से जनता परेशान हो गई है। ओझा जी, इनके नेतृत्व में ये सब पढ़े लिखे लड़के हैं। इस समय इनके सामने बहुत समस्याएं आ खड़ी हुई हैं और ये समस्याएं जानबूझ करके भी सत्ता पक्ष के लोग खड़ी कर रहे हैं इनके सामने, नौजवानों के सामने। एक तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अच्छा, ये जो वैश्विक बीमारी है, कोरोना बीमारी है, इसके चलते पढ़ाई में भी नुकसान हुआ है, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, तैयारियां भी नहीं हो पाई हैं। तो इनकी जो परीक्षाएं की जो तैयारी होना चाहिए था वो नहीं हो पाई, तो उसका समय मिलना चाहिए था। सीबीएसई की परीक्षाएं जो हो रही हैं उनमें समय मिलना चाहिए और समय के साथ साथ एक मौका और देना चाहिए था नौजवानों को।
प्रयागराज से खबर है, जहां सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला। भारी बवाल देखकर पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। ग्रामीणों की ओर से पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी। नवाबगंज थाना क्षेत्र के लाल गोपालगंज इब्राहिमपुर का ये पूरा मामला है, जहां सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया। आपको बता दें कि इस हंगामे को रोकने के लिए पुलिस भी वहां पहुंची और पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। तो ग्रामीणों ने हंगामा किया है। सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों में रोष था, गुस्सा था और हंगामा किया। भारी बवाल देखकर पुलिस ने हवाई फायरिंग की। तो मजबूर होना पड़ा पुलिस को हवाई फायरिंग करने के लिए, क्योंकि बवाल बहुत ज्यादा हो गया था। ग्रामीणों की ओर से भी पथराव किए गए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। तो ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया इस पूरे बवाल को रोकने के लिए। तो पथराव हो रहा था ग्रामीणों की तरफ से पुलिस पर, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए और इस स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज भी किया। तो सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी और नवाबगंज थाना क्षेत्र के लाल गोपालगंज इब्राहिमपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने हंगामा किया, पथराव किया पुलिस पर। 2 भाई जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसकी वजह से ग्रामीणों में गुस्सा था, रोष था। उसके बाद ये बवाल हुआ। इस बवाल में देखा गया कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और साथ में पुलिस पर पथराव भी किया गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची इस पूरे हंगामे को रोकने के लिए, लेकिन उल्टा पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पत्थर रोड पे पड़े हुए हैं, सड़कों पर पड़े हुए हैं, जो ये बता सकते हैं हाल कि यहाँ आखिर क्या हुआ होगा। तो पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। हारकर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा भीड़ को शांत करने के लिए, और पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। सहारनपुर से खबर है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दोनों पक्षों में पथराव और फायरिंग की भी सूचना मिली है। गांव में भारी पुलिस बल के साथ उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे। थाना देवबंद क्षेत्र के गांव साखन कला का ये पूरा मामला है, जहां 2 पक्षों में मामूली विवाद में झगड़ा हो गया। बता दें कि गांव में भारी पुलिस बल के साथ उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे। तो पथराव हुआ, फायरिंग हुई, मामूली से विवाद के ऊपर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद वहां पुलिस भी पहुंची। तो 2 गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है मामूली कहासुनी के बाद। कानपुर में डीएम का एक्शन जारी है। लापरवाही, ओवर बिलिंग और अन्य अनियमितता को लेकर ये कार्रवाई हुई है। ज्ञान पैथोलॉजी को सील करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। 3 सदस्यीय जांच टीम भी गठित कर ली गई है। 2 दिन में सौंपी जाएगी ज्ञान पैथोलॉजी की रिपोर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञान पैथोलॉजी जिसको लेकर शिकायतें आ रही थी, सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 3 सदस्यीय जांच टीम भी गठित कर ली गई है। तो 2 दिन में सौंपी जाएगी ज्ञान पैथोलॉजी की रिपोर्ट। तो बिलिंग, ओवर बिलिंग, लापरवाही और अन्य अनियमितताओं को लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है ज्ञान पैथोलॉजी के ऊपर। तो कानपुर में डीएम का एक्शन लगातार जारी है। ज्ञान पैथोलॉजी जिसकी शिकायतें आ रही थी लापरवाही को लेकर, ओवर बिलिंग को लेकर, यानी कि बिलिंग ओवर होती थी और अन्य अनियमितताएं भी इसके साथ जुड़ी हुई थी, जिसको लेकर ये सख्त एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई और ज्ञान पैथोलॉजी को सील करने के निर्देश दे दिए गए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रामजी शर्मा जुड़े हुए हैं। रामजी, ज्ञान पैथोलॉजी जिसको सील करने के आदेश दे दिए गए हैं, क्या कुछ मामला है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये ज्ञान पैथोलॉजी स्वरूप नगर थाना क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर लगातार शिकायतें आ रही कि जांच के नाम पर अधिक पैसा वसूला जा रहा है। जो जांच की कीमत है उससे अधिक पैसा लेने की लगातार शिकायतें आ रही, जिसको लेकर के डीएम ऐसा जो मामला होता है, कानपुर के जिलाधिकारी सीएमओ के साथ और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ज्ञान पैथोलॉजी पहुंचे, वहां पूरे मामले की जांच करी। तो छानबीन और जांच के दौरान एक बात सामने आया कि जो बिलिंग है वो ओवर बिलिंग हो रही थी। इसके साथ ही जो निगेटिव जो जांच का रेट निर्धारित था उससे अधिक पैसा लेने के जो साक्ष्य वो प्रमाण है वो जिलाधिकारी के सामने, जिसके बाद उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया ज्ञान पैथोलॉजी सील करने का और 2 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। तो जिस पर सीएमओ का कहना है कि डीएम के निर्देश पर सील कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो रिपोर्ट है वो 2 दिन के अंदर जिलाधिकारी को सौंप दिया गया, जिससे कि आगे की भी कुछ जो कार्रवाई होनी है, FIR करानी है, वो आगे की कार्रवाई तय होगी। जी
जी, अब ये इसमें डीएम ने खुद एक्शन लिया है, निर्देश जारी किए हैं सील कराने को लेकर। तो ज्ञान पैथोलॉजी आखिर कब से इसके खिलाफ शिकायतें आ रही थी, क्योंकि ये भी कहा गया है कि ओवर बिलिंग होती थी, कई चीजों को लेकर अनियमितताएं थी। जैसे बताते हैं कि जब से कानपुर में जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने चार्ज संभाला है, तब से लगातार जो स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने का जो विगत वो उठा रखा है, लगातार नर्सिंग होम हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या पैथोलॉजी हो, लगातार वो छापेमारी कर रहे हैं। क्योंकि हर जगह कोविड-19 जब से आया तब से ले जाके जो निजी अस्पताल है या फिर आप बात करें तो कोई भी सरकारी हॉस्पिटल की लगातार ओवर बिलिंग की शिकायतें आती। जैसा कि तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो लापरवाही, ओवर बिलिंग और अन्य अनियमितताओं को लेकर ये सख्त कार्रवाई की है कानपुर के डीएम ने ज्ञान पैथोलॉजी के ऊपर। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अमेठी से है, जहां पर पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर ने उठाए हैं अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल। अपर पुलिस अधीक्षक समेत थाना अध्यक्ष फुर्सतगंज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों से परेशान होकर महिला सब इंस्पेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। महिला सब इंस्पेक्टर ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर पेंशन की स्वीकृति की मांग भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अमेठी से, जहां पर आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर ने इस्तीफा दिया है अधिकारियों से परेशान होकर। तो कई तरीके के आरोप लगाए गए हैं कार्यशैली को लेकर और इस्तीफा दे दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर महिला सब इंस्पेक्टर ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर पेंशन स्वीकृति की मांग भी अपनी तरफ से की है।